tell us more about this, we have with us Honorable Union Minister for Labour, Employment, Environment, Politics and Change, Shri Bhupendra Yadav ji. We have with us DG ESIC, Shri Rajendra Kumar ji, Chief Provident Fund Commissioner, Ms. Neelam Chandni Rao. So the format will be like this. First, we will have a small presentation by Joint Secretary Ms. Vibha Balla, and then we will have remarks from Honorable Minister sir, and then we will open the floor for questions. Thank you, friends. So we can start. श्रम मंत्रालय के हमारे साथी कर्मचारी और मीडिया से आए सारे हमारे बंधु, पिछले 9 सालों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने बहुत तरक्की की है। उनके नेतृत्व में देश में बहुत दिशाओं में, बहुत एरियाज में बहुत अच्छा काम किया है, और उसी में हमारे मंत्रालय ने भी हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम किए हैं। तो हमने आज ये मौका है हमारे पास उन कामों को आप लोगों से शेयर करने का। एक प्रेजेंटेशन है, ये हमारा क्या हम कवर करने फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, बिजनेस रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट इन ESIC एंड EPF। सबसे पहले हम आपको अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में बताएंगे। ई-श्रम एक हमारा बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण काम हुआ था, और ये अगस्त 21 में इस डेटाबेस असंगठित क्षेत्र के कामगारों का एक डेटाबेस बनाने का मुहिम शुरू हुई थी, और आज उसमें करीब 29 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, और 400 व्यवसायों के अंतर्गत श्रमिक अपने आप को वहाँ रजिस्टर करते हैं। और इसमें एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि इसमें हमने इसको भारत सरकार के डिफरेंट स्कीम के साथ मैप करवाया है। वन नेशन वन राशन कार्ड, PMJ, PM किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला। इससे ये निकल के आ रहा है कि कितने ऐसे लोग ई-श्रम में हैं जिनको राशन कार्ड नहीं मिला, कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं है। तो ये डेटा मैपिंग करने के बाद स्टेट के साथ शेयर किया जा रहा है, ताकि वो वहाँ पे ये सुनिश्चित कर सके कि जो लोग कवर्ड नहीं हैं उनको ये सारे फायदे दिए जा सके। ऑल्सो इससे डुप्लीकेशन होने में बचाने में फ़ायदा रहेगा। और आप लोगों के नॉलेज में एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, हमारे मंत्री जी वैसे तो हमारे हर काम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, पर ई-श्रम में मंत्री जी ने ऑन अ डेली बेसिस इसका रिव्यू किया है। मैं अगस्त से देख रही हूँ, हर रोज़ इनका बहुत ही इस पर एम्फेसिस रहा है, और आज ये जिस स्थिति में पहुँचा है इसका ज़्यादातर श्रेय मंत्री जी को जाता है। इसके अलावा हमारा और स्कीम्स में नेशनल करियर सर्विस है, जो कि एक हमारा रोजगार चाहने वाले युवाओं के प्रति और लोगों के प्रति एक श्रम मंत्रालय की प्रतिबद्धता है। उनको रोजगार पाने में फैसिलिटेट करने के लिए एक पोर्टल है, उसमें बहुत सारी सेवाएं दी जाती हैं। आज की डेट में उसमें 3.25 करोड़ के करीब जॉब सीकर्स रजिस्टर है, एम्प्लॉयर्स हैं करीब 1.25 लाख, और वैकेंसीज हैं 6.5 लाख के करीब। तो इसमें बहुत सारे लोग इस पे आते हैं, लोगों को वैकेंसीज का पता चलता है और वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। 11.5 सॉरी। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, कोविड ने हमारे दुनिया भर में, हमारे देश में भी लोगों की लाइफ को बहुत इम्पैक्ट किया, लेकिन सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाए लोगों का जीवन दोबारा से चल जाए इसके लिए। इस तरफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसमें नियोक्ताओं को PF का कॉन्ट्रीब्यूशन का कंसेशन देने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, ताकि वो रोजगार सृजन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके। ये दिसंबर 2020 में लागू की गई थी, और ये सनसेट डेट था, जो लोग इसको रजिस्टर कर लिए हैं वो 22 तक करेंगे। आज की डेट में इन्होंने 1,52,000 के करीब एस्टैब्लिशमेंट्स ने इसका फ़ायदा उठाया है, और करीब 9,300 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं, और 60 लाख बेनिफिशरीज ने इसका फ़ायदा उठाया है। इसके अलावा मार्च 19 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक पेंशन योजना थी, वो लागू की गई थी। आज की डेट में करीब 44 लाख लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं, और इसमें आधा इसमें जो कंट्रीब्यूशन कामगार देता है उसका मैचिंग कंट्रीब्यूशन सरकार देती है।
अच्छा काम यहाँ पे हुआ, जिन चीज़ों के बारे में अभी हमने बात की, ई श्रम, NCS वगैरह, उनका एक लिंकिंग का बहुत बड़ा काम हुआ है। NCS, ये जो हमारा NCS और ई श्रम है, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। NCS जो है वो उद्यम, ई श्रम, असीम, इन सब डेटाबेसेस से जुड़ा हुआ है। उसमें इनका डेटा एक दूसरे को पोर्ट होता है ताकि जितनी मिनिस्ट्रीज हैं वो इन डेटा को चेक करके, इसकी मैपिंग चेक करके अपनी स्कीम्स को बाकी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें। इसके अलावा हमने रिफॉर्म्स में एक और काम किया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस सरकार का पिछले 9 सालों में मंत्र रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग। उसी तरह एक हमने कदम बढ़ाया हमारे मंत्रालय ने 2014 में, और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रम सुविधा पोर्टल का इनॉग्रेशन किया गया था। ये नियोक्ताओं के लिए लेबर लॉ कंप्लायंस पोर्टल है। इसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ताकि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आ सके और एफिशिएंसी बढ़ सके, इसलिए एक पोर्टल दिया गया। इसमें सारे श्रम जितने नियोक्ता हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी रिटर्न्स यहाँ फाइल कर सकते हैं। और एक इसमें महत्वपूर्ण काम किया गया था, इंस्पेक्शंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्पेक्शंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई थी। इसमें कोई व्यक्ति का इंटरवेंशन नहीं है इंस्पेक्शन सेलेक्ट करने में। ये टोटली रिस्क बेस्ड सिस्टम पिक्ड सिलेक्शन होती हैं जो कि आवंटित की जाती है वेरियस इंस्पेक्टर्स को, और 48 घंटे में उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे अपलोड करनी होती है। और अभी इसका नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम और APIT से इंटीग्रेशन किया गया है। और यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनका ESIC और EPFO का रजिस्ट्रेशन MCA में कंपनी कॉर्पोरेशन के साथ ही इंटीग्रेट करा गया, उनको यहाँ आके दोबारा नहीं करना। इसके अलावा पॉलिसी रिफॉर्म्स में काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया अभी, लेकिन ये इसको प्रधानमंत्री आवास योजना में मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी स्कीम हमारे यहाँ चलती है, स्कॉलरशिप टू वार्ड्स ऑफ BD वर्कर्स, सीनियर वर्कर्स एंड नॉन कोल माइन वर्कर्स। इसमें ये अभी इसका स्कॉलरशिप बढ़ा के 1000 रुपये से 25,000 रुपये तक कर दिया गया है। और इसमें बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं और बहुत बच्चों को इसका आवंटन होता है। और इसके साथ साथ असंगठित क्षेत्र के BD वर्कर्स और नॉन कोल माइंस वर्कर्स के लिए हमारे यहाँ से 10 हॉस्पिटल और 285 डिस्पेंसरीज भी चलती हैं। और मेजर डिजीज़ लाइक कैंसर, हार्ट एलिमेंट्स, किडनी ट्रांसप्लांट एक्सेट्रा के लिए उनको रीइंबर्समेंट दी जाती है। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि हम रिफॉर्म्स के लिए अनवरत प्रयास करते रहे हैं। श्रम सुविधा पोर्टल जब लॉन्च किया गया, इंस्पेक्शंस के अलावा इसमें कॉमन रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया ताकि एक ही व्यक्ति को बार बार रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े। EPFO और ESIC की कॉमन रजिस्ट्रेशन करी गई, उसके बाद उसको MCA के साथ इंटीग्रेट भी कर दिया गया। इसके अलावा 3 हमारे सेंट्रल एक्ट्स हैं, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इनका भी कॉमन रजिस्ट्रेशन किया गया। ऑनलाइन लाइसेंस का प्रावधान किया गया इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इन दोनों का भी सेंट्रल स्फीयर में ऑनलाइन लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस का हमने इंट्रोड्यूस किया है। कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, रिस्क क्राइटेरिया फीड करके उसी से जो केसेस जनरेट होते हैं उन्हीं का इंस्पेक्शन किया जाता है। एक बहुत बड़ा हमने और चेंज किया था, ऑनलाइन रिटर्न्स। पहले मैनुअल रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती थी, इसमें हमने कहा कि सिंगल सेल्फ सर्टिफाइड रिटर्न आप फाइल करिए, और उसमें 8 लेबर लॉज की हमने सिंगल रिटर्न कर दी। पहले इन 8 लेबर लॉज में डिफरेंट टाइम्स होते थे साल के, लेकिन अभी सब का एनुअल कर दिया गया है। एक ही डेट पे सबको एक यूनिफाइड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण काम हुआ 2017 में, हमारे यहाँ 56 रजिस्टर्स थे जो नियोक्ताओं को भरने पड़ते थे। 56 रजिस्टर्स को रिड्यूस करके, मर्ज करके, रिडंडेंट चीज़ों को ख़त्म करके 5 रजिस्टर्स कर दिया गया था। आई थिंक दिस वाज अगेन अ वेरी रेवोल्यूशनरी थिंग। एंड इसमें डेटा फील्ड्स को 933 डेटा फील्ड से कम करके 144 डेटा फील्ड कर दिए। ये असंगठित क्षेत्र की बात थी। हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र, जैसे मैंने कहा संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र के लिए हमारे 2 महत्वपूर्ण पिलर हैं, ESIC और EPFO। ESIC हमारा सेवा का काम करता है और EPFO हमारे ट्रस्ट का काम करता है। तो ESIC ने भी 2014 से आज तक बहुत तरक्की की है। और इसमें भी मैं बताना चाहूँगी कि ESIC भी
मंत्री जी का बहुत एम्फोसिस रहता है, डेली मॉनिटरिंग होती है। मंत्री जी का ये ध्यान रहता है कि हमारे कामगारों को मेडिकल सुविधाएं जो कि ESIC प्रदान करता है देश के हर कोने कोने में और बेस्ट सुविधाएं मिल सके। इसीलिए आप देखेंगे 2014 से लेके तकरीबन हर बिंदु पे हम लोगों ने बहुत ESIC में तरक्की की है। डिस्ट्रिक्ट पहले 400 के करीब कवर्ड थे, आज 2022 में 611 डिस्ट्रिक्ट में ESIC नोटिफाइड है। नंबर ऑफ IPs आज की डेट में 3 करोड़ 10 लाख हो गया है। बेनिफिशरीज 7 करोड़ 90 लाख से बढ़कर 12 करोड़ के करीब हो गए हैं और एम्प्लॉयज़ जो कवर्ड हैं वो 1 करोड़ 74 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 78 लाख तक हो गए हैं। इसी तरह एम्प्लॉयर्स की भी संख्या बढ़ गई है, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ गए हैं। डिस्पेंसरीज आज की डेट में हमारे पास 1502 हैं और हॉस्पिटल 14 में 151 थे, आज की डेट में 161 हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास। और सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है 2014 में 4 मेडिकल कॉलेज थे जो कि आज दुगने हो गए हैं। आज हमारे पास ESIC 8 मेडिकल कॉलेज चलाता है और इन मेडिकल कॉलेजों की एक अच्छी बात यह है कि इसमें IPs के वार्ड्स के लिए सीट्स रिजर्व हैं। IPs के बच्चों को भी इसमें मौका मिलता है आने का। इसी तरह ESIC के जो मैंने कहा मेडिकल कॉलेज इनके डबल हो गए, और भी क्षेत्रों में मेडिकल और एजुकेशन के ESIC ने बहुत काम किया है। मेडिकल कॉलेज जैसे बताया 8 हो गए हैं। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पहले कोई नहीं था, अभी एक नया बन गया है। MBBS सीट्स में दुगने से ज़्यादा हो गई है, 400 से 950 सीट्स आज की डेट में हो गई हैं। MD सीट्स में कई गुना बढ़ के 60 से 275 हो गई हैं। पहले हमारे पास DNB की सुविधा नहीं थी, लेकिन अभी 81 सीटें DNB की हो गई हैं इन वेरियस स्पेशलिटीज़ और DM के भी 2 सीटें शुरू हो गई हैं। BDS की सीट्स 50 से बढ़कर 124 हो गई हैं। BSc नर्सिंग की सीट्स 40 से बढ़कर दुगनी होकर 92 तक पहुंच गई हैं और पैरामेडिकल सीट्स भी हमारी 130 हो गई हैं जो कि पहले कोई नहीं थी। तो ये बहुत ही आई थिंक फिनोमिनल डेवलपमेंट्स हैं। अभी तक जो काम हुआ वो बहुत ठीक है, लेकिन इसके आगे ESIC का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान है आगे के फ्यूचर के लिए। आने वाले कुछ सालों में आई थिंक ESIC बहुत काम करने वाली है। तो हमारे बेड्स जो हैं न्यूली अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हमारे 89 161 आज की डेट में है, 90 के 89 हॉस्पिटल्स और अप्रूव हो गए हैं जो कि आने वाले सालों में बन जाएंगे। और मंत्री जी के निर्देश के अनुसार ये हॉस्पिटल सारे CPWD से रेगुलर रिव्यू होता है कि भाई जल्दी बन सके, तो उम्मीद है कि ये जितना जल्दी बन सकेंगे। बेड्स की संख्या, नए बेड्स की संख्या 10,120 और ऐड कर दिए जाएंगे और 202 नई ESIC डिस्पेंसरीज अप्रूव हो चुकी हैं। And now coming to EPFO also in the last 9 years has done phenomenal work. Membership has really increased and claim settlement बहुत ही बढ़ गई है। 130 लाख के बाद आज 390 लाख के करीब क्लेम सेटलमेंट्स करते हैं और आप लोगों को पता है कोविड के दिनों में EPFO ने क्लेम सेटलमेंट में फिनोमिनल काम किया है। सारे इनके स्टाफ ने घरों पे बैठे जगह जगह पे, अगर दिल्ली में नहीं हो सकता तो इन्होंने ऑनलाइन सुविधा होने की वजह से जहाँ से भी हो सकता बहुत लोगों के क्लेम इन्होंने सेटल किए हैं। एस्टैब्लिशमेंट की कवरेज आप देखिए 8,61,000 से आज 18,65,000 हो गई है। पेंशनर्स जो 2014 में 51 लाख थे वो आज की स्थिति में 72,73,898 पेंशनर्स हैं हमारे पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा अनाउंस हो रहा है। गिवन इकोनॉमिक सिनारियो में 8.10 is the interest which was declared in 21-22. Then यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आप सबको पता होगा, ये 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बहुत ही मेजर रिफॉर्म था। पहले लोगों के जगह जगह नौकरी करते थे, हर जगह एक नया अकाउंट बन जाता था, उनका कोई लिंकेज नहीं था। अभी हर सब्सक्राइबर को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है, तो जितने भी उसके PF के खाते हैं वो सारे उस अकाउंट नंबर के नीचे आ जाते हैं। तो क्लेम सेटलमेंट के टाइम उसका एक पूरा हिसाब किताब एक ही जगह रहता है। पासबुक की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। को जैसे हम लोग बैंक की पासबुक ऑनलाइन देख सकते हैं,
ई पासबुक में भी कोई भी व्यक्ति पीएफ में, ई पेंशन में कितना पैसा है उस सबको ऑनलाइन देख सकते हैं। मार्च 2023 में इसका एक रिवाइज्ड अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया जिसमें और बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। और कंप्यूटर जनरेटेड इंस्पेक्शन इनकी भी श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू होती है। और कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑनलाइन कलेक्ट करने की भी सुविधा 2015 में इंट्रोड्यूस की गई। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो इन्होंने पेंशनर्स के लिए किया, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स। पहले पेंशनर्स को बैंक जाना पड़ता था या पीएफ की ब्रांच में आना पड़ता था, अब उन्होंने 2015 से घर बैठे अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का प्रावधान कर दिया है। और ईपीएफ का ग्रीवांस पोर्टल भी इन्होंने 2019 में रिवैम्प किया है। इसके अलावा उमंग ऐप जो कि भारत सरकार का ई गवर्नेंस का ऐप है, डिलीवरी सिस्टम्स का ऐप है, उसमें भी ईपीएफ ने अपने आप को जोड़ लिया है। और उमंग पे बहुत सारा ट्रैफिक, काफ़ी बड़ा ट्रैफिक है वो ईपीएफ का रहता है। लोग अपने उसमें पासबुक देख सकते हैं, अपना क्लेम्स ट्रैक कर सकते हैं। सारी सुविधाएं उमंग के थ्रू लोगों को मिल सकती हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस को 2018 में कम किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चालान को सिंप्लीफाई किया ताकि नियोक्ताओं को चालान भरने में आसानी रह सके। फिर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना भी एक चलाई गई। ये ईपीएफओ के अचीवमेंट्स थे। फिर मंत्रालय ने बहुत सारे एरियाज में इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने एक सोशल एग्रीमेंट साइन किया है 2014 में। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के अंदर इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स और अवॉइडेंस ऑफ डबल कवरेज, जो हमारे वर्कर बाहर काम करते हैं उनको ये इससे सुविधा होती है। और एमओयू हमने साइन किया है। वीवीगिरी हमारा एक लेबर स्टडीज इंस्टीट्यूट है। वीवीगिरी ने आईएलओ का जो ट्रेनिंग सेंटर है ट्यूरीन में, उसके साथ एक एमओयू साइन किया 2018 में। और डीजी फास्टली जो कि हमारी फैक्ट्री एडवाइस सर्विस है, उन्होंने नवंबर 2018 में डीजीयूबी जो जर्मन इंश्योरेंस कंपनी है उनके साथ एक एमओयू किया है। और इसी तरह हमने 2018 में ब्रिक्स नेशंस ने आपस में एक अग्रीमेंट किया है। और ईएसआईसी डीजी एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने भी डीजीयूबी जर्मनी के साथ एक एमओयू साइन किया है 2019 में, उस पर काम चल रहा है। और आईएलओ जो कि भारत में डिसेंट कंट्री प्रोग्राम चलाता था 2018-22, वो उनका दिसंबर 2022 में पूरा हो गया। और उन्होंने अगला 4th डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम भारत के लिए लॉन्च किया है जो कि 2023 से 27 तक के सालों के लिए रहेगा। इस प्रोग्राम के तहत काफ़ी काम करते हैं और भारत हमारा श्रम मंत्रालय फुली एंगेज रहता है आईएलओ के साथ, यहाँ पे भी और उनके इंटरनेशनल ऑफिस के साथ। तो ये संक्षेप में हमारी उपलब्धताएँ थी। उम्मीद है कि आप लोग इसको अप्रिशिएट कर पाएँ। थैंक यू। विभाग की जॉइंट सेक्रेटरी विभा जी के द्वारा बहुत विस्तार के साथ विभाग के सभी विषयों का प्रस्तुतिकरण आपके सामने किया। इस पूरे प्रस्तुतिकरण को देखने के बाद 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और कल्याण, इन 3 विषयों को लेकर के हमने काम किया। और जब हम सेवा की बात करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो श्रम विभाग की नीतियों में आपको ध्यान में आएगा, हमने असंगठित और संगठित दोनों वर्गों का पूरी तरीके से ध्यान रखा है। सामान्यतः माना जाता है कि देश में जो संगठित वर्ग है वो टोटल रोजगार का 10% से कम, 90% ऐसा वर्ग है जो असंगठित क्षेत्र में है। लगभग लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारों के समय में भी ये बात चलती थी कि क्या असंगठित क्षेत्र का कोई सत्यता पर आधारित डेटा है, क्या सरकार के द्वारा कोई ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं कि इन असंगठित क्षेत्रों तक सभी सुविधाओं को पहुंचाया जाए, क्या असंगठित क्षेत्र के स्वरोजगार के क्षेत्रों की पहचान करके वहाँ कोई विकास योजनाएं चलाई जा सकती हैं। और 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन आया, जिसको हम जैन कहते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो टेक्नोलॉजिकल क्रांति है, इसने देश में सबसे बड़ा ये आधार प्रस्तुत किया है कि हम 30 करोड़ के करीब असंगठित क्षेत्रों का पंजीयन करने में सफल हुए। और देश में 400 से ज़्यादा ऑक्यूपेशंस की हमने पहचान भी करी। जब मैंने ये कार्य शुरू किया था तो लगभग 120 ऑक्यूपेशन हमने शुरू में तय किए।
लेकिन अब हमें पता लगा कि जैसे बागवानी के क्षेत्र में भी रबड़ प्लांटेशन अलग है, टी प्लांटेशन अलग है, कॉफ़ी प्लांटेशन अलग है, बिहार का लीची प्लांटेशन अलग है। अभी कल ही मेरे विभाग के अधिकारियों को हमने निर्देश किया है, क्योंकि सरकार वेस्ट टू वेल्थ की ओर जा रही है, तो ऐसे में जो रैक पिकर्स हैं उनके भी अलग अलग ऑक्यूपेशन हो सकते हैं। छोटा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहा है, हर एक व्यक्ति के ऑक्यूपेशन का रजिस्ट्रेशन होकर वहाँ के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया गया। हमारे विभाग के द्वारा इस विकास को लेकर के जब ये हमारे 2 तरह के सर्वे हमने लेबर ब्यूरो से शुरू किए थे, और जो पहला सर्वे है जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे है, वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे हमने शुरू किया, और दूसरा एरिया बेस्ड सर्वे। तो एरिया बेस्ड सर्वे अभी आने वाला है। जब इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे शुरू किया तो हमने कहा था कि 2014 से 2000 अब जो हमारा 22 आ रहा है, ये 9 वर्षों की यात्रा में रोजगार में बड़ी भारी वृद्धि हुई। तो आप ही पत्रकारों ने पूछा कैसे, हमने कहा था लगभग 1.25 करोड़ के करीब रोजगार बढ़े। और आज अगर पीएफ के आंकड़े अगर आप देखते हैं कि जहाँ पर 1,58,00,000 हमारे रजिस्ट्रेशन थे, वहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन बढ़ के 2,77,00,000 हुए। जो हमारी पेंशन पहले लगभग 51 लाख के करीब थी, वो बढ़कर के 72 लाख हुए। इसका मतलब लगभग 21-22 लाख लोग रिटायर हुए। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो ये रोजगार के लगातार रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं। परसों भी जो पीएफ का आया है, तो ये जो ये देश में नया रोजगार का माहौल खड़ा हुआ है, और जब संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ता है तो असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार में सुधार के संकेत हैं, और यही कारण है कि हमारे देश अब लगातार विकास के स्तर पर बढ़ रहा है। दूसरा जो है कि केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ साथ श्रमिक वर्ग का सुरक्षा के अवसरों को भी बढ़ाना, और इसलिए हमने अब सरकार ने जो संगठित क्षेत्र में तो ईपीएफ जैसा विषय दिया ही था, असंगठित क्षेत्र के लिए भी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन जैसा, ताकि असंगठित क्षेत्र में इसमें दूर ना रहे। असंगठित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ने उनकी फाइनेंशियल मजबूती के लिए पहले मुद्रा योजना शुरू करी। बाद में जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी भी एक बढ़िया योजना है, जिसके परिणाम भी हमें असंगठित क्षेत्र के रोजगार को देखने को मिल रहे हैं। श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं की भागीदारी का अर्थ है कार्यस्थलों पर उनको सुरक्षा देना, तो जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की उसमें किया गया। वेतन में उनको समानता देना, जो नया लेजिस्लेशन आया उसमें वेतन में समानता दी गई है। कार्यबलों पे सुरक्षा का माहौल खड़ा करना, वो भी पूरा देने का काम किया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनको आगे बढ़ाना, और मैं इसको सीधा जुड़ा हुआ नहीं मानता हूँ, पर मेरा मानना है कि भारत सरकार के इस साल के बजट में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के 81 लाख ग्रुपों को जो सरकार ने स्ट्रेंथनिंग करने का जो बजट में प्रोविजन किया है, मुझे लगता है भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में इससे बड़ा महिलाओं का स्वरोजगार का कार्यक्रम आज तक किसी सरकार ने शुरू नहीं किया। महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा के साथ ही साथ हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को लेकर के चले हैं, और इसलिए हमारे श्रम मंत्रालय ने पहली बार एज ए मिनिस्ट्री हमने श्रम सुविधा पोर्टल के बारे में हमारे जॉइंट सेक्रेटरी महोदय ने बताया है। हमने सारे विषयों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके किया है, और आप सरकार के होल ऑफ द गवर्नमेंट की अप्रोच देखिए कि जैसे ही 29-30 करोड़ हमारे ई श्रम पोर्टल में बजट अनाउंसमेंट के द्वारा हमने ई श्रम पोर्टल को स्किल मिनिस्ट्री के पोर्टल से, स्किल मिनिस्ट्री और ई श्रम के पोर्टल को एमएसएमई की पोर्टल से, और दोनों पोर्टल को हमने एनसीएस के पोर्टल से जोड़ने का काम किया। और एनसीएस के पोर्टल पे भी आज जो है 3.25 करोड़ लगभग जॉब हमने मोबिलाइज करी है, और मैं जो लगातार हम मेरे पास मंथली रिपोर्टिंग आती है, अब हर मंथ उस क्षेत्र में भी 5 से 5.25 लाख अपॉर्चुनिटी वहाँ पर आती है। उसको हम बाकी नियोक्ताओं के साथ भी आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो श्रमिक क्षेत्र में कैपेसिटी को बढ़ाना, सुविधाओं को बढ़ाना, पहुँच को बढ़ाना और इसके विस्तार कार्य को बढ़ाना, इन विषयों को लेकर के काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। एक जो सबसे बड़ा विषय हुआ है ये डीक्रिमिनलाइजेशन का हुआ है। अननेसेसरी जो हरेस करने के लिए जो श्रम और रोजगार क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके हरेसमेंट को कम करने का काम हमने किया है, डीक्रिमिनलाइजेशन का काम किया है, रोजगार के क्षेत्र और माहौल को बढ़ाने का काम किया। और 9 वर्षों में अब हम ESIC के माध्यम से इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हमने जो
20,000 का बिल्डिंग के बेड की जो कैपेसिटी थी, आप देखेंगे कि 2 वर्षों के अंदर अब हमारी जो नए हॉस्पिटल की घोषणा हुई है 10,120 बेड, मतलब 50% जितना 70 ईयर में हुआ है उसको हम अपने पिछले वर्षों में और दुगना कर दिया है। 89 नए अस्पताल, 209 नई डिस्पेंसरीज, और अब हम जो गति शक्ति के माध्यम से जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लेयर हो रहे हैं वहाँ एडवांस में पॉपुलेशन के आधार पे हम बहुत अच्छे तरीके से इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। ESIC में अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के माध्यम से काम हुआ है। अगर उसके लिए मैं कहूँ तो DG अपने आप में एक पूरा प्रेजेंटेशन आपको दे सकते हैं। और प्रोविडेंट फंड में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुए हैं। सारे विषयों को हमने सुधारने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये जो आज देश में श्रम कल्याण, जिसको श्रमेव जयते माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उस विषय को लेकर के काम हुए हैं। इसका एक पूरे प्रारूप का प्रस्तुतिकरण मीडिया के द्वारा होगा, तो ये एक देश में नए विषयों का संचार करेगा। आपके जो प्रश्न हैं वो हम प्रोसेस और काम करना वहाँ आसान करने वाला है। इस पर बहुत अच्छा समाचार है। और वैसे भी हमारे देश के जो कुशल कारीगर हैं उनके विषयों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे कई देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को लेकर भी काम होता है। अभी ILO में भी भारत के द्वारा माइग्रेशन और मोबिलिटी को लेकर के विषय उठाया गया था, और वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट में भी भारत के द्वारा कहा गया था कि जो नया जो ग्लोबल हो रहा है उसमें जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण जो स्किल गैप है उसको पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ILO में इस समय जो अप्रेंटिसशिप में जो भारत की जो पॉलिसी है, ई-श्रम के फॉर्मलाइजेशन की जो पॉलिसी है, और आपने जो बजट भी देखा होगा कि पिछले बजट में स्किल के लिए 4.0 प्रोग्राम जो है सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। बजट का जो 4.0 उसका अर्थ है कि जो नए जो रोबोटिक्स का समय है, जो डिजिटलाइजेशन का समय है, उसमें स्किल को एम्पावर करने के लिए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। सुप्रीम कोर्ट जज की पूरी पैराग्राफ 44 में जो सारे आदेश दिए थे उन आदेशों की पूरी परिपालना कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो 2014 का जो हमारा स्कीम को अपडेट किया गया था उसका जो कैलकुलेशन है वो पूरा प्रोसेस भी कर दिया गया है, और जो उनके जो फॉर्म्स हैं वो आए गए हैं, उनके निस्तारण का काम भी चल रहा है, और बाद में एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी संख्या भी आपको बताएंगे। सबकी समीक्षा पे विचार करेंगे। सर एक वो NHI का जो बॉन्ड आ रहा है उसमें निवेश करने के लिए उसमें भी कहा था कि इन प्रिंसिपल सहमति है, तो क्या उस पर आगे बढ़ा है? क्या EPFO का पैसा EPFO की एक पद्धति है, बोर्ड का एक तरीका है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रेगुलेशन और प्रोसीजर है, उसके तहत हम सभी सरकारी निवेशों में निवेश करें। फंड की और हमारे ESIC की हर तीसरे महीने हमारी ट्राईपार्टी मीटिंग रेगुलर होती है। उसके अतिरिक्त भी हम यूनियन को एक सप्ताह में एक दिन खुल करके मिलने का समय देते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट क्षेत्र का भी जो विषय आप बता रहे हैं उसको हम लगातार उनसे चर्चा करते हैं, और हमारे CLC के द्वारा भी जहाँ पर इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है इंटरवेंशन के द्वारा होती है। कुल मिलाकर एक जो विषय आता है कैपेसिटी बिल्डिंग का, ईज ऑफ डूइंग का, ईज ऑफ लिविंग का जो बिजनेस आता है, यही देखेंगे कि आपने उन कंप्लायंस को पूरा करने के लिए सरकार ने कदम उठाए। हम पूरी तरीके से मजदूरों की सुरक्षा में विश्वास करते हैं, लेकिन कंप्लायंस के बोझ को, डीक्रिमिनलाइजेशन को भी हम कम करना चाहते हैं, उस दिशा में। चलो की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, नीतीश कुमार जी ने वो बैठक ऑर्गेनाइज की है। आप चूँकि बिहार के लंबे समय तक प्रभारी भी रहे हैं, काम पॉलिटिकल देखते रहे, क्या लगता है कि सरकार पे प्रेशर बना पाएंगे, विपक्ष उस लेवल पे खड़ा हो पाए? वो लोग, उनका नारा है कि विपक्ष एक हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाओ। 9 वर्षों से हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। हमने जो विषय आपके सामने प्रस्तुत करे हम इस बात को दर्शाते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में, श्रमिक कल्याण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम पॉजिटिव एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उसी को हम आपके सामने बता रहे हैं। ले जाओ, हम वेट कर रहे हैं, हम थोड़ा और प्रस्तुत करेंगे। सर वो वही, हमें भी वही मिलता है जी, मैं आपकी भावना का ध्यान रखूँगा। प्रोसेस का जो डीक्रिमिनलाइजेशन है, प्रोसेस का डीक्रिमिनलाइजेशन क्या है? एक समय ऐसा भी होता था कि अगर वॉशरूम भी अगर क्लियर नहीं है तो उस पर भी एम्प्लॉयर को सजा का प्रावधान है।
ऐसे 1500 से ज़्यादा प्रावधान थे, नए कोड में उसको कम करने का प्रावधान किया है। और सभी राज्य सरकारों के भी जो रेगुलेशन है उसमें हम ये मानते हैं कि अननेसेसरी डिक्रिमिनलाइजेशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए। जो विषय केवल वर्कर्स की बॉडीली इंजरी के साथ या जीवन के खतरे के संबंध में है, अनावश्यक विषयों में प्रोसीजर में क्रिमिनलाइजेशन का प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, उसको डिक्रिमिनलाइजेशन। ये तो पूरे कंप्लाइंस जो होती है वो राज्य सरकार के द्वारा होता है। जब आप पॉलिसी में कम करते हैं तो निश्चित रूप से कम करते हैं। सर कि मेरा भी पॉलिटिकल सवाल है सर कि इंटरनेशनल योगा डे में पार्टिसिपेट किया, उस पर कांग्रेस काफ़ी आक्रामक रही। उन्होंने अपने योगा के जो आसन है उनका नाम चेंज कर कर प्राइम मिनिस्टर पर एक जाहिर किया, एक कमेंट किया। हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? देखिए, उनकी मानसिकता को सब लोग जानते हैं और इस बात को भी सब लोग जानते हैं कि जब जब भारत के गौरव और स्वाभिमान की बात आती है तो उनके द्वारा से इसी प्रकार का एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। भारतीय योग की जो जीवन पद्धति है इसको पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी है। और आजकल तो दुनिया में माइंडफुलनेस का एक बड़ा विषय चलता है और देश को गौरव है कि आज दुनिया के 190 से ज़्यादा देश और बड़े बड़े लोग इस योग को करते हैं। मैं तो आज अखबार में देख रहा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री अपने उसमें ईमान में भी कर रहे थे। जो लोग अपनी प्रवृत्ति से नकारात्मक हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी टिप्पणी करना ये उन्हीं की मानसिकता का विषय है। उसे लोग आ रहे हैं, वो लेबर यूनियंस के द्वारा आयोजित की जाती है और हम मानते हैं कि उसके अच्छे परिणाम क्या ESIC और CBT की भी ट्राई पार्टी देखेंगे तो लगभग हर तीसरे महीने में होगी। तो हम ट्राई पार्टी में पूरा विश्वास करते हैं। ILC का उद्देश्य भी ट्राई पार्टी है। हम ट्राई पार्टी के तरीके से भी भारत के लेबर क्षेत्र को डील करें। Sir, also PM will be addressing the press conference in US and he will be taking two questions, one from US and one from Indian media. Now TMC is also raising questions on it. Why is he doing press conference in US and not in India? How do ये you get this? माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, एक बार पूरी हो जाने दीजिए फिर फैक्ट का जवाब होगी। मैं यहाँ 9 वर्ष की सर लेबर कोड्स का जो इम्प्लीमेंटेशन था काफी सारे स्टेट्स ने बना लिया था, तो वो कब तक सर क्या संतोषजनक प्रगति हो रही है। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब राज्यों के द्वारा प्रक्रिया पूरी रहेगी हम उसको करेंगे। सर एक सबने पूछा था, एक पॉलिटिकल सवाल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है खासकर करप्शन को लेकर के कि जब किसी पर इस तरह के चार्ज लगते हैं, कार्रवाई होती है, उनके समर्थक सड़क पर आ जाते हैं दबाव बनाने के लिए ताकि करप्ट को बचाया जा सके। ये सही नहीं और ये स्टेटमेंट देश के वाइस प्रेसिडेंट का है। तो गलत नहीं है इसमें कुछ भी।